और 60 के दशक में इन्होंने शुरुआत की है। और उसके अलावा जितने दूसरे एक्टर सिंगर हैं, शर्मा जाए जब ये स्टेज पे जाते हैं और अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है बॉम्बे टू गोवा, उसका गाना गाते हैं, लहक लहक के गाते हैं, उसके लिए एक ताली तो बनती है। सबसे बड़े सिंगर तो मेरे साथ खड़े हैं। नो क्रेडिट गोज टू यू, आपके लिए ये ताली है। मैं साथ में कुछ कहना चाहूँगा। आज पोस्टर रिलीज है और साथ में प्रोमो रिलीज है। दोस्तों ने साथियों ने बहुत दुख उठाए इस अच्छा काम को करने के लिए। एक ताली बनती है डायरेक्टर साहब को, क्योंकि मैंने देखा है कि समय कम है और उनको काम ज़्यादा करना है, सांसें कम है, ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए ताली बनती है। और एक ताली बनती है दिलीप के लिए, दिलीप सोनकर जी के लिए। बहुत तकलीफें, बहुत ही डिले, कभी ये डेट कभी वो डेट, होगा नहीं होगा, बीच में कोविड आया, एक जोरदार ताली बनती है। बेसिकली टाइटल एक नॉवेल से लिया गया है जिसका नाम है लाल रेखा। ये कहानी 1934 में बनारस के एक राइटर हुआ करते थे सुहाकांत जी ने लिखी थी स्टोरी। बेसिक जो हम अभी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं इस सीरियल में, ये उस बेसिक कहानी को नहीं टच करती है। एक काल्पनिक कहानी बाबू देवकीनंदन खत्री के परपोते हैं श्री विवेक खत्री जी, अगर यहाँ उपस्थित हो तो आवे यहाँ पे। वो इस कहानी का सृजन किया है उन्होंने। फिर रंजीत भट्टाचार्य और धीरज कुमार ने इसका संवाद लिखा, और हम जो हमारी यहाँ टीम है सारे लोगों ने मिलकर उसको एक अच्छा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बनाया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो संघर्षों के उपरांत मिली हुई आज़ादी का मूल्यांकन कर सके। किस तरह हमारे शहीदों ने देश जब गुलाम हुआ करता था और देश को एक अलग तरीके से आज यहाँ पहुँचा हुआ है देश, हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद। तो बेसिक था, हम लोग का उद्देश्य बस यही था कि आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह मूल्यांकन कर सके आज़ादी का, और देश प्रगति करे और जाति धर्म की भावना से दूर एक उन्नत देश बने अपना। इस धारावाहिक का मूल उद्देश्य यही था मेरा बनाने का। अपने दिल की बात मैं कहना चाहूँगा। सोनकर्स का बहुत ही अच्छा लिटरेचर में इनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ रही है इस फैमिली की, और भारत की पॉलिटिक्स में भी इस फैमिली का बड़ा योगदान है। और इनके जो मामा जी, उनका भी बड़ा पॉलिटिक्स में रहा, और मेरे को मौका मिला लगभग 15-17 साल पहले इनके साथ एक मूवी करनी। उसके बाद हमारे घरेलू संबंध रहे। इनका हर एक सीरियल एक मैसेज देता हुआ होता है, केवल ये नहीं कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी देखो। और बहुत सारे इन्होंने डीडी के लिए बनाए हैं, लेकिन डीडी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रणभेरी का अपने आप में एग्जाम्पल है। और हम चाहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लाल रेखा भी वही मकाम हासिल करेगी, और ये इसी तरीके से समाज को मैसेज देने वाले, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें इसी तरीके से बनाते रहे। हमारा प्यार, हमारा साथ हमेशा ही है। अब तक के जितने भी मैंने शूट्स किए हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल जो सेटअप वगैरह, मतलब वो खाने का, मतलब सब कुछ खाना भी, मतलब जितने भी मैंने शूट्स करे हैं, मतलब उनको कभी कभी लेट हो जाता था, खाना होता था, दाल रायता वगैरह, है ना। मतलब कि खाना बहुत अच्छा था, मतलब खाना बहुत अच्छा था। प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, खाना अच्छा मिला, उसके बाद लस्सी भी मिली। और सबसे फर्स्ट मेरा शूट यहाँ पे इसी पे। भाई वेरी गुड, खाना भी बहुत अच्छा मिला, गुड फूड। वो ट्रेलर और प्रोमो जो है वो आपको डेफिनेटली हर एक के व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा खूबसूरत बना है, और उसमें मैसेज भी है और एक मोमेंटम भी है। अब मैं कहूँगा कि काफ़ी अरसे से ड्यू था मेरा दिलीप साहब के साथ काम करना, और जब मौका आया है तो वो लाल रेखा में आया है। एक बार
शूटिंग होने वाली थी, मेरी हुई नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कुछ एरेटिक टाइमिंग थे, लेकिन उसके बाद में जब जमा है और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। लाल रेखा इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन माय लाइफ, क्योंकि वो स्टिपुलेटेड टाइम में आप समझ सकते हो, डीडी में मैं 25 साल के बाद डीडी का कोई सीरियल किया, पहला अजनबी था, वो मुझे हर दिल में ज़िंदा रखा, मेरे गाने को ज़िंदा रखा और वो रोल ने ज़िंदा रखा। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो मैं रोल कर रहा हूँ, ये उत्पल शर्मा का, वैसे मैं बेसिकली आई एम ए पेट्रियट, देशभक्त हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि इसमें मैं एक गद्दार का रोल कर रहा हूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। उसकी ज़मीर है ही नहीं, उसको ये है कि मुझे बहादुर का जो राय बहादुर का जो उपाधि है, जो ओहदा है, वो उसको मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उसको। ना अपने बेटे से इतना लगाव है, ना प्यार है, बीवी को भी वो सही ढंग से ट्रीट नहीं करता है। आई एम सॉरी, शी प्लेड माई वाइफ गरिमा जी एंड आई वॉज वेरी बैड विद हर इन सीन्स, वेरी बैड। और ये मेरे इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, ही वॉज माई सर्वेंट, और इनके साथ मेरा जो रेपो था एक अच्छा था। लेकिन ये जो रोल था बड़े गद्दार का, और हिंदुस्तान में जो जयचंद हैं, जो गद्दार हैं, उनमें से एक था। वो तो किसी के भी बूट को चाटेगा, कुछ भी करेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये भी दुश्मनों की चाल लग रही है कि जिन्होंने हमारी शाम को ख़राब किया है, बट एनीवे हमारी स्पिरिट बहुत अच्छी है सबकी। तो ये एक तो दिलीप जी की एक बात बड़ी अच्छी है, इन जो साहित्यिक इनका बैकग्राउंड है। यार प्लीज बैक चुप हो जाइए ना, ये बाइट चल रही है यार, हम्बल रिक्वेस्ट। इनका जो साहित्यिक माइंड है दिलीप जी का, वो सस्ती चीज़ पे इनकी आंख टिकती नहीं है जब तक उसमें एक मवाद नहीं होगा, एक मैसेज नहीं होगा और एक बाकायदा एक बैकग्राउंड नहीं होगा। ये 44 के आसपास, जैसे उन्होंने बोला 34 की कहानी है, 34, 44, उसके बीच में जो शहीद थे आसाम के, जिनको वक्त ने भुला दिया, वक्त ने उनको ड्यू नहीं दी उनकी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा काम किया है, उनको किसी न किसी युग में जाकर अपनी ड्यू मिलती है। जैसे वल्लभ भाई पटेल को जो ड्यू मिली है, इतनी बड़ी मूर्ति जो मोदी जी ने लगाई है वहाँ पे, हैट्स ऑफ टू द थिंकिंग ऑफ दोज पीपल। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए अगर वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया है, तो उनकी इतनी शहनशाही जो है मूर्ति लगाई है, स्टैचू लगाई है, तो उनको ड्यू मिला। दिलों में वो पहले भी थे, आज भी और सदा रहेंगे। और वही हिसाब है कि ये आसाम में जो शहीद थे, जिनको ड्यू नहीं मिला था, इसमें थैंक्स टू ही एंड हिज फैमिली, दिलीप जी's फैमिली, जिन्होंने उनको ड्यू दी है। लेकिन जो मैंने रोल किया है गद्दार का, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको डिसलाइक करनी चाहिए। आज की प्रेस के लोग जो डिसलाइक करते हैं, दे शुड डिसलाइक मी, बिकॉज वो जयचंद का रोल था। गद्दारों से नफ़रत करनी चाहिए, एंड एज अ रोल इट वॉज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रोल। आई एम ग्रेटफुल टू दिलीप जी, आई एम ग्रेटफुल टू रफ़ी जी, जिनके साथ मुझे काम कर, स्टिपुलेटेड टाइम, थोड़ा टाइम होता है, उसमें काम ज़्यादा होता है, धड़कनें तेज़ होती हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमने रिलैक्सेशन को ढूंढा। प्रेशर कुकर में रहकर भी हम रिलैक्स किए, एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड आई हैड वंडरफुल साथी, मेरे को-एक्टर्स, दे वर वेरी गुड। माई गरिमा जी प्लेड माई वाइफ, शी वॉज एक्सेलेंट इन दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज इतने दुखों के बाद, बीच में कोविड आ गया। यू थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर, कोविड 7-8 महीने खा गया, फिर जो DD1 का जो एक वो चलता है, मोमेंट चलता है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उसके बाद में भी आज मैं कहूँगा दिलीप सोनकर जी इज़ ए कॉन्करर, ही इज़ ए विनर ऑल द वे। दिलीप जी आपने कहना चाहूँगा, जैसे पहले मैं सारे आर्टिस्टों का हो जाए तो फिर मैं कर लेता हूँ। मुकुल जी हैं, आपने इसमें जो क्रांतिकारियों का संघ था, उसके सरदार की भूमिका निभाई है। इनके ही नेतृत्व में सारे क्रांतिकारी इस सीरियल में लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर आपसे पूछना चाहूँगा क्या किरदार है, और जैसे बख्शी साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनका उनको जो मिलना चाहिए था हिंदुस्तान की तरफ से, आवाम की तरफ से, कि इन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ करा है और हम तक नहीं पहुँचा है, आज की जनरेशन तक नहीं पहुँचा है। उस किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं लाल रेखा के माध्यम से, जो नई जनरेशन को नहीं पता है। जी देखिए, इसमें मैंने क्रांतिकारी के मुखिया का रोल किया है, जो छोटे से गांव में एक मूवमेंट को अंजाम देते हैं। तो ये अपने साथ सबको लेकर चलना, इस मुखिया की कहानी में यही था कि सबको साथ लेके हम लोग लड़ाई लड़ें, अकेले लड़ाई नहीं लड़ना। तो ये जो मूवमेंट था, और ये अक्सर क्रांतिकारियों के साथ रहा है कि वो सबको साथ लेकर चले, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी क्यों ना हो, उनका नाम इतना आगे आ चुका है कि उसके मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों ने, जिनको हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, उन लोगों ने भी सबको जोड़ा है। और ये जो बैकग्राउंड जो था, ये लाल रेखा में जो क्रांतिकारी का ग्रुप था, इसके बारे में मेरे को भी देखिए मालूम नहीं था। तो इस तरह की कहानियों का आना बहुत ज़रूरी है। जो आज डीडी में, मेरी शुरुआत डीडी से हुई थी, एक दिल हज़ार अफसाने, अमृतलाल नागर जी की स्टोरी से मेरी शुरू हुई थी कहानी। तो उस समय का जो डीडी का लेवल था वो कितना ऊपर था, और धीरे धीरे डीडी का लेवल इतना गिर गया था। एक समय आया कि भाई डीडी में काम, हाथ जोड़ सर डीडी में काम नहीं करना, क्यों इतना स्तर गिर गया था। लेकिन मैं कई सालों बाद, मतलब 10-12 साल के बाद फिर मैं दिलीप जी ने कहानी सुनाई, तो मेरे को लगा कि नहीं, करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो मैंने इसमें इसीलिए किया कि एक अच्छी सोच और एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस लाल रेखा में है। एक कहानी आगे बढ़ती है और एक मैसेज देती है कि किस तरह से, और उन लोगों के बारे में जानकारी देती है जिनको मेरे जैसे लोग नहीं जान पाए। मैं इतना साहित्य पढ़ता हूँ, लेकिन उस बैकग्राउंड में ये शायद सरकार के लिए भी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उन बैकग्राउंड के लिए भी इन्होंने कहानियाँ चुनी कि उस एरिया के बैकग्राउंड के लोगों के बारे में बताओ। तो दिलीप जी ने बहुत अच्छा नॉवल डिसाइड किया, और उसमें मेरे को बहुत अच्छा रोल दिया, और मैंने जी जान से कोशिश तो की है, और आगे दर्शक देखें कैसे लगेगा, और आप लोग बताएंगे कि मैंने कैसा कैरेक्टर को लेकर चला हूँ। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सॉरी टू कट यू, हाँ श्योर। किन जीवंत किरदारों पे, जो जिन्होंने इस क्रांति का जो हिस्सा रहे, आप उन्हें अब पर्दे पे लेके आ रहे हैं, मैं उनके परिवार से अभी कोई है भारतवर्ष में, आसाम में? पूरी मैं कहानी समझना चाह रहा हूँ कि हमने कहाँ से ये पूरी क्रांतिकारी की जो पूरा विषय है लाल रेखा का, कहाँ से उठाया? जी, लाल रेखा बेसिक एक नॉवेल हुआ करता था, एक बाबू कुशवाहा खान जी ने लिखा था 1934 में। तो कहानी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें कोई भी घटना, सिर्फ एरा को उसमें दर्शाया गया था। फिर हम लोगों ने जगह जगह से शोध करके पूरी एक कहानी बनाई, जिसमें हम उन अनसन हीरो, जो अज्ञात क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए लड़े थे, उनके बेसिक जीवन को हम लोगों ने पूरी फिल्म को, पूरे सीरियल को काल्पनिक तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन मूवमेंट हमारा असली मूवमेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ऐसी चीज़ों में विवाद खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने समय को चुना है, और उन अज्ञात क्रांतिकारियों के जीवन को चुना हुआ है इसमें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हाँ, उनका मार्गदर्शन हो, क्योंकि हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के आज देश को आज़ाद कराया। तो बेसिक ये है, और हमारे राइटर साहब ने उसमें कुछ जो ज्ञात लोग थे, उनके मूवमेंट को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया। बख्शी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा बेहतर से आखिरी सवाल होगा, बाकी मेरे मित्रगण पूछ सकते हैं। जैसे अभी दिलीप साहब ने कहा कि कोई विवाद ना आए, एक दौर देखा है हमने, जब हम बात करते हैं कि बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है किसी भी मसले को। अभी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, हम सब वाकिफ हैं, हम सबको पता है। क्या आप मानते हैं कि एक सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड की, कहीं कुछ ना हो, कोई एक्सट्राजर उठ के किसी भी बात पे एतराज़ जता दे, और वो टॉलरेंस खत्म हो रहा है? जब मैं खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लिबर्टी नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टी खत्म हो रही है। देखिए, इम्पेशेंस का ज़माना है, ये जो युग है, ये घनघोर कलयुग है। घनघोर कलयुग का मतलब है सिर्फ एक ही स्तंभ के ऊपर खड़ा है, वो है दया।
ये दया, कलाकारों को भी दया चाहिए कि यार काम करने दे यार, एक जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो हमको दे दे, दया कर हमको दे दे, यू नो। आज के युग में अच्छा काम करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में अगर ये कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो स्पीड ब्रेकर की तरह कोई ना कोई संग आ जाएगा, कोई ना कोई और पार्टी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, यू नो। तो उसके लिए बड़े दल हैं, छोटा दल है, बड़ा दल है, तो शब्दों को भी बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कोई मान हानि का दावा ना कर दे। तो उसके बीच में अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है, आई टेल यू, क्योंकि आजकल जो भावना एक बन रही है कि बॉलीवुड को या क्रिएटिव को उसके ऊपर जिस हिसाब से मैं और शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, नुक्ताचीनी इज़ द करेक्ट वर्ड, और नुक्ताचीनी हो रही है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारी टीवी इंडस्ट्री का ये है कि शो मस्ट गो ऑन, आप रोक ही नहीं सकते। ये जो मोमेंटम है ये चलता रहेगा। अगर शहीदों को ये सीरियल जो है श्रद्धांजलि दे रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हैट्स ऑफ टू द पर्सन मिस्टर दिलीप सोनकर, जिन्होंने ये सोचा कि नहीं यार 1944 की स्टोरी को थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया जाए, उसके बाद इसको किया जाए, बिकॉज यू डोंट वांट एनी दिस थिंग। उसके बाद जो और भी शुरू करेंगे उसमें भी फिर और होगा, लेकिन मैसेज विल बी पास्ड एंड हेंस देयर इज लाल रेखा। एंड आई टेल यू, द गर्ल एंड द बॉय, मिस्टर लाल ने बहुत अच्छा काम किया है। लाल पता नहीं कहीं पीला हो गया है, नहीं नीला हो गया। लाल पीले के पास बैठा हुआ है लाल। Give him a round of applause. He has done a very good job. Enthusiastic boy, very enthusiastic, very honest. अपनी अप्रोच में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द रेखा गर्ल ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। इन दोनों की सिलेक्शन बहुत अच्छी की गई है एंड बैक्ड अप बाय अ वेरी गुड यूनिट, जिसमें कि ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में या फिर पारस जैसे अच्छी आत्माएं बीच में आई हैं जो क्रिएटिव उन्होंने किया है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई गिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। बीरबल जी, आपका आपकी कहानी रियलिस्टिक बेस पर आधारित है, तो इसमें रीबर्थ पुनर्जन्म की जो बात है जी, वो जी। आपने जोड़ा है या फिर नहीं जोड़ा है। वही फिक्शनलाइज है, वही फिक्शनलाइज दर्शकों के है। हिसाब से टर्न हम तो लोगों देना ने पूरी पड़ेगा ना, कहानी कुछ तो कहानी को टर्न देना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? कहानी तो आपकी वास्तविकता के धरातल है, लेकिन जी। उसमें आप ये fictional देखिए, जोड़ते हिंदुस्तान हैं। है, हिंदुस्तान में रीबर्थ की बहुत कहानियाँ आपको पता है, और तो वास्तविक कहानी में रीबर्थ आप जोड़ रहे हैं, तो जी। उसको आप कैसे नरेट करके जस्टिफाई करते हैं? सर वो तो आप टेलीविजन देखेंगे, अब तो देखेंगे हाँ, पवन तभी एपिसोड तब पता चलेगा। चलेगा। आपको नहीं, वो सब आपको जो आपके क्वेश्चन है सब उसके आंसर मिलेंगे, और उसमें हमने बहुत मेहनत किया कि वो कहीं छूट ना जाए किसी चीज़ों में, तो वो आप उसके लिए निश्चित वो रहिए एक दर्शक। छुपा हुआ जेंटलमैन है जिसका नाम है रंजीत जी। हाँ, आप उनसे भी पूछेंगे तो ही हैज़ ऑल द आंसर्स, बिकॉज द कलम वे, उनकी चली हाँ है। कलम उनकी चली है, और द वे इन विच ही हैज़ अडेप्टेड द मोमेंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाई डोंट यू कम सर प्लीज? हम बीरबल जी, आप बीरबल सर, क्या आपका किरदार क्या है, क्या कहेंगे सर आपके किरदार? आपके रोल के बारे में मेरे को बड़े अरसे के बाद एक ऐसा रोल मिला है जिसको मुझे करने में इतना मज़ा आया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर कलर है उसमें, देशभक्ति भी है और साथ में कॉमेडी भी है और सीरियसनेस भी है। और मेरे साथ ये मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनका मैं नौकर बना हूँ। हम दोनों में बहुत प्यार भी है। और इन्होंने बहुत सारी ठुमरियाँ भी गाई हैं इसमें, बहुत ठुमरियाँ गाई हैं इन्होंने, और इन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ए कंप्लीट एंटरटेनर है ये, यस पूरे मसाले हैं सर। आप हीरो अच्छा, अरे अपना लाल आया है, लाले दी जान है, गुले गुलजार है, जाने बहार है, दिल तमन्ना है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये मेरा लाल। ओके लाल। सर, जानना चाहूँगा दिलीप जी के बारे में, जिन्होंने मौका दिया आपको शो में काम करने का, और जिस तरह का आपका मतलब एज फैक्टर की बात करूँ या जिस तरह का माहौल है, इस तरह का किरदार करना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? दिलीप जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब हम लोग एक्चुअली पायलट शूट कर रहे थे। सो इसको करीबन आप 3 साल हो गए शूट किए हुए हमें पायलट एपिसोड।
फिर और इनको क्योंकि असम से रिलेटेड स्टोरी है और मैं खुद असम से हूँ, और आप अगर हाँ सर तो और अगर बैक स्टोरी देखो आप मेरे प्रेजेंट वाले वर्जन की, जो आर्यन है तो वो भी लंदन से पढ़ा है, मैं भी लंदन से पढ़ा हूँ, वो भी एनिमेशन स्टूडेंट है, मैं भी एनिमेशन स्टूडेंट हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब कोइंसिडेंसेस जैसे होते हैं, जैसे आप पुनर्जन्म की बात कर रहे थे सर, तो वैसे ही मतलब मेरे साथ भी ऐसे कोइंसिडेंस हुआ कि जैसे ये कैरेक्टर बना ही था कि मेरे लिए, तो काफ़ी मैं भी शॉक था और उतना ही खुश भी था कि ये मुझे मौका मिला करने को। बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज मैं आसाम से होकर मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करके, क्योंकि पारस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था क्योंकि सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं लोगों के ऊपर, तो वो बहुत ही बखूबी दिलीप जी ने संभाला है और इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने को मिलता है तो और क्या ही चाहिए। सर प्लीज आपसे जानना चाहूँगा, मतलब दिलीप जी ने ये जो प्रयास है कितना प्रेरणादायक होगा दूसरे निर्माता निर्देशक के लिए, क्योंकि इस तरह का शो करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि आजकल माहौल देख रहे हैं कॉमर्शियल है सब चीज़। बोलिए आप तो बोलिए सर, बोलिए। मुझे एनीवे मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ही चैलेंजिंग काम था। ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो यहाँ से उन्होंने उठाया है। तो वैसे तो हम बहुत लोगों को जानते हैं, जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं और शहीद भगत सिंह, बाकी जितने लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे, तो वहाँ से उन्होंने एक इतनी अच्छी कहानी उठाई। उसके पहले भी उन्होंने जो बनाई वो भी उसी तरह की थी। तो उनका जो एक टेस्ट है, एक सब्जेक्ट है, उसी को लेके वो आगे बढ़े हैं। और मैं कहूँगा कि सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़ा आया, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें रहीं, दिलीप जी उनको बहुत ही बखूबी लेके आए, उस चीज़ से निकले। और आज भी इतना कठिन समय है, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ उथल पुथल हुई है और पूरी दुनिया में हुई है। ये कोविड-19 कोरोना के लेके इतनी तकलीफ, और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारी तकलीफ़ें आई, उनको भी अभी आप देख रहे थे कि स्क्रीनिंग के समय भी स्क्रीनिंग ही नहीं हुई, इसके बावजूद भी हम सब लोग इकट्ठा हैं। वही जुनून है, जोश है। और जैसे अरुण जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, सबको बताया, समझाया, इनका अनुभव है जो इन्होंने शेयर किया। मैं भी ये कहूँगा कि दिलीप जी का प्रयास है जो सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है और यहाँ तक लेके आए हैं, रिलीजिंग तक है ना। ये बहुत ही तकलीफ का काम था जो हमारे दिलीप जी ने किया और यहाँ तक लेके आए। मैं एक बार दिल से कहूँगा कि दिलीप जी के यहाँ राधे राधे, उनके लिए ताली। जोर से बोलना पड़ेगा। जी श्योर, जय माता दी। बिल्कुल आपके रोल क्या बताइए जी। सबसे पहले तो मेरा ये डीडी का पहला शो है, क्योंकि इससे पहले हमेशा मेरे माइंड में यही रहता था कि मुझे डीडी का काम नहीं करना, जैसा कि सर ने बोला अभी। लेकिन इट वॉज लाइक द ब्लेसिंग फॉर मी कि दिलीप सर ने मुझे इस रोल के लिए चुना और मैं आई डोंट नो कोइंसिडेंटली मैं पहुंच गई कि ठीक है चलो एक डीडी का भी करके देख लेते हैं। मेरे माइंड में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो माइंड सेट यही था डीडी नहीं करना, बाकी ठीक है फिल्म में करना है या और चैनल्स के लिए करना है। बट आई वॉज ब्लेस्ड जब दिलीप सर ने मुझे मेरा कैरेक्टर ब्रीफ किया और पूरा 1 लाइन स्टोरी सुनाया। इट वॉज सो अमेजिंग, सो ऑसम एंड टची कि मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसमें अरुंधति शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है, उत्पल शर्मा जी की वाइफ का अरुण सर प्ले कर रहे हैं, उत्पल शर्मा जी। और ये एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी लेकर जाएगा शो, क्योंकि हर घर की यही कहानी होती है कि उसको एक सामंजस्य बिठाना होता है पति और बच्चों के बीच में। तो इस शो में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत चैलेंजिंग है। अरुंधति, क्योंकि जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ब्रिटिश सोच का है और छोटा बेटा लंदन से पढ़कर आता है तो वो पापा सन है, और जो बड़ा बेटा है वो क्रांतिकारी है। अरुंधति भी क्रांतिकारी है, लेकिन उसी परिवार में रहते हुए उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, फादर एंड जो यंगर सन है उसको भी कोऑर्डिनेट करना है और उस बॉन्डिंग को भी देखना है कि बेटा क्रांतिकारी है, उसकी सोच को वो अप्रिशिएट करती है क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी जज्बा रखती है मन में। तो पापा के बेटों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर हैंडल करना और मतलब बैलेंस करते रहना परिवार को, वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा हमारे शो में।
फिर हमारी पुरानी एक परंपरा हुआ करती थी कि जब बेटी की विदाई होती थी तो साथ में घर से उपहार स्वरूप, मैं दहेज नहीं कहूँगी, उपहार स्वरूप कुछ बेटियां लेकर जाया करती थी, जो अभी मॉडर्न ज़माने में नहीं है। तो मैं अपने साथ में अपने मतलब बीरबल जी ने हमारे एक बड़े होने के नाते, उन्होंने गलत कहा शायद कि मैं उनका सर्वेंट प्ले कर रहा हूँ, वो मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। तो उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है कि वो अरुंधति को कभी गलत कह ही नहीं सकते और उत्पल जी को गलत देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं कह सकते क्योंकि बेटी की तरफ से आए हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। क्रांति भी उसको अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना है कि हाँ तू देश के लिए जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो भी करना है, उधर फैमिली बॉन्डिंग को भी देखना है। और अरुंधति और बीरबल जी, मैं कैरेक्टर नेम सॉरी आपका मिस कर रही हूँ, मिलके कैसे इस चीज़ को करते हैं हैंडल, वो उसमें देखने के लिए सबको मिलेगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिलीप सर। दिलीप सर के इस शो की वजह से डीडी को लेकर मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि यही एक ऐसा शो है जहां हम अपने कल्चर से कनेक्टेड हुए हैं, अपने सिविलाइजेशन से कनेक्टेड हुए हैं। तो जो मेरी नेगेटिव सोच थी कि नहीं डीडी नहीं करना, मैं डीडी शो करूंगी और इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि आगे भी मुझे प्ले करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई लव टू डू दैट। और बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें, अपनी कंट्री से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा। और मैं सभी विमेन से ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों की लाइफ में यही चैलेंज होता है, जब हम पापा के घर में होते हैं तो हमें बॉन्डिंग करनी होती है भाई के साथ में, पापा के साथ में, क्योंकि वहाँ पापा और भाई की सोच नहीं मिलती। और जब शादी होकर दूसरे घर में चली जाती है तो वहाँ पर हस्बैंड और बेटों के बीच में वही बॉन्डिंग स्टैब्लिश करनी होती है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये कैरेक्टर के लिए चूज़ किया एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला है। शायद आने वाली जो गर्ल्स हैं उनको ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगी जो अभी न्यू जनरेशन में थोड़ी सी मिसिंग है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी लिटिल बिट मिसिंग है। तो उस पेशेंस के साथ में कैसे परिवार को बॉन्डेड रखना है और देश के बारे में भी सोचना है, वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि इट विल बी गुड वन। एक सीन में आपसे एक सेकंड, एक सीन में, क्योंकि मोमेंट ऐसी है, एक सीन आई वांट टू टेल यू, लास्ट सीन है मेरे कैरेक्टर का। मुझे अपने बच्चों से कोई इतना प्यार नहीं है। मेरी बीवी को हमारे जो बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, एक आप कर रहे हैं और एक भाई है इनका, उनसे प्यार है। मुझे कोई प्यार नहीं, निर्दयी आदमी। और मुझे बीवी से भी नहीं है कोई मतलब। एक ही छत के नीचे एक क्रांतिकारी है और एक गद्दार है। लास्ट का सीन है कि ये अपने बिस्तर पे लेटी हुई हैं और लेटी नहीं हुई, इनके प्राण पखेरु निकल गए हैं। और मैं आके एज यूजुअल डांटता हूँ, मैं बड़ी घृणा के साथ में जो भी बात करता हूँ। मुझे उसी बातचीत में पता चलता है जब मैं डांटता हूँ कि शी इज़ नो मोर। मुझे वो रियलाइज़ होता है, मैंने ऐसा सीन कभी फिल्मों में नहीं देखा, वो ऐसा सीन बन गया थैंक्स टू माय डायरेक्टर, जो मैंने सजेस्ट किया एंड ही अग्रीड अपॉन। मैं इनका श्रृंगार करता हूँ रोते रोते, पहले आके गुस्से में डांटना, उसके बाद में चेंज ओवर ऑफ द मोमेंट, चेंज ओवर ऑल द थिंकिंग कि मेरा सब कुछ लुट गया है और मैं राय बहादुर बनना चाह रहा था, लेकिन फिर उनको सजाता हूँ, उनकी बिंदी लगाता हूँ, उनका मेकअप करता हूँ और वो रोते रोते बातचीत भी कर रहा हूँ, बदहवास भी हूँ। वो मोमेंट इतनी खूबसूरत मोमेंट है, जब भी मैं याद करता हूँ तो मैं थर्रा जाता हूँ कि कभी कभी मोमेंट ऐसी बन जाती है जिसमें कि आप नमस्कार करते हो उस क्षण को जब आपको एक उत्तम श्रेणी का सीन करने का मौका मिला। थैंक्स टू द स्क्रिप्ट, थैंक्स टू मिस्टर सोनकर, दैट वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। था कि एक अच्छी चीज़ बने, अच्छे लोग लेके आए, लोग अच्छे से काम करें, और इस प्रयास में दिलीप जी ने सबको इकट्ठा किया। एक अच्छी कहानी सर के द्वारा चुनी गई, सबने बहुत अच्छा काम किया और हम ये राधे धन्यवाद। और सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और हमेशा चाहा कि आसाम के उन लोगों के बारे में जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। काफ़ी इन्होंने आज़ादी में उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन कहीं भी इतिहास में कहीं भी आपको इसका वो नहीं मिलेगा।
एग्जाम्पल नहीं मिले। तो मैं चाह रहा था कहीं से कुछ बने, मैं कंट्रीब्यूशन करूँ। तो दिलीप दा ने ऐसी चीज़ें कर दी और ऐसा सीरियल में शुरू कर दिया, मौका दे दिया मुझे करने का। मैं जहाँ तो हो सकता है मैंने किया, और दिलीप दा चाहते कि आगे भी इसको आगे बढ़ाए। तो मेरा उनसे दरख्वास्त है मुझे भी ज़रा उससे शामिल करें ताकि मैं और ज़्यादा उन पर रोशनी डाल सकूँ उन लोगों। बाद बाकी दिलीप दा अच्छे इंसान है, मैं दिल से चाहूँगा वो कामयाब हो ताकि हम फिल्म में कामयाबी के लिए। ये रिसर्च कहाँ से ये रिसर्च कहाँ से किया, कैसे किया? रिसर्च के लिए देखिए एक तो किताबें मिलती है, और ये है पारस है, आसाम के है। आप आइए इधर, इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की क्योंकि मैं काफ़ी पहले घर आपने कहा कि इसका वर्णन हिस्ट्री में नहीं है, आपने किस सोच से ये सब? मैं काफ़ी पहले घर छोड़ चुका था तो काफ़ी कुछ भूल चुका था, लेकिन इस लड़की ने मुझे पूरी मदद की, किताब ला के ये करके वो करके आसाम के। प्यारे दोस्तों, मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। बहुत दिनों के बाद अपनी बराबरी के लोगों से मिल रहा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ, आप लोग बयान नहीं कर सकता। और मुझे इस सीरियल में काम करके जो मज़ा आया है वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये जो लाल रेखा है, इसमें पूरा मसाला है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एवरीथिंग इज देयर एंड क्रेडिट गोज टू रंजीत साहब जी। बहुत अच्छा लिखा आपने, और मेरे को भी ऐसा रोल दिया है जैसा रोल मैंने कभी किया नहीं था। कॉमेडी भी है और साथ में सीरियस भी है, दोनों तरह का मेरा ऐसा रोल करने का मौका मुझे पहली दफ़ा मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ ये सीरियल सुपर डुपर हिट हो और हम सब कहें दिलीप जी सामने आइए। दिलीप जी मेरे को ऐसे मेरे अरे यार ऐसे यार मैं मेरा इस शो के लिए जैसे ही एंट्री हुई बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई एंड आई वाज टू स्पीक ओनली इन हिंदी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अभी तक जो भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उसमें ये सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जिसमें शुद्ध हिंदी पर मैंने काम किया। तो आई लर्न अ लॉट और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट लगा। आजकल जो भी शोज़ आ रहे हैं हमारा ये, क्योंकि क्रांति के समय से जुड़ा हुआ शो है जो पुनर्जन्म वाली कहानी है, और हमारे राइटर सर हैं रंजीत सर, उन्होंने इतने अच्छे से एक एक कैरेक्टर को स्पेस दिया है, स्पेसिफिकेशन दिया है। तो आई रियली एन्जॉय टू वर्क विद दिस प्रोजेक्ट। और दिलीप सर का जो गाइडेंस होता था, वहाँ पर खुद बैठते थे डायरेक्टर सर के साथ में, डायरेक्टर सर अपना द बेस्ट करते थे, दोनों मिलकर बेस्ट से भी ऊपर जो होता है उस पर पूरा फोकस किया करते थे। एंड मेरे साथ में जो एक्टर्स थे लाइक अरुण सर, मैं उत्पल जी की वाइफ का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, उत्पल जी राइट सर, एंड आई हैव प्लेड अरुंधति इन दैट। तो वो पुराने ज़माने वाली अरुंधति, उस कैरेक्टर को प्ले करने में, उस थॉट को लेकर आने में सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके एक्सपीरियंस का मुझे बहुत बेनिफिट मिला। साथ में दीपक जी थे एंड आई रियली एन्जॉयड वर्किंग विद दिस प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा लगा एंड रंजीत जी इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल। बहुत टीम स्पिरिट मैंने देखा और सबने मिलजुल कर बहुत अच्छे से काम किया है। रियली एन्जॉयड दिस शो और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये शो ऑन एयर होने जा रहा है, इसकी टीआरपी बहुत हाई हो और हम लोग, क्योंकि हमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर काम किया है, तो वो देखने के लिए सबको मिले। और उम्मीद करूँगी कि आगे हम सब लोग एक फैमिली की तरह जुड़कर काम करें। एंड माई गुड विशेज़ आर विद दिस शो। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये बहुत सुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड टोटली यूनिक। So my best wishes and 3 loud cheers for each and everyone, to the director sir, for Dileep sir, for Ranjit sir, again for the co-producer Ranjit ji and all the staff. Firstly, thank you everyone for coming here, for being a part of our journey and sharing the happiness of today's launch. It's been a very wonderful experience throughout the whole journey of लाल रेखा. Obviously अगर अनुभव की बात करूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे जब दिग्गजों के साथ जब आप काम करते हो
तो मेरी जगह कोई भी मतलब उसके जीवन में एक छाप रह ही जाता है। और ऑब्वियसली हमारे राइटर्स और रंजीत दा, धीरज जी, तो इन्होंने द स्टोरीज फ्रॉम असम, तो मी पर्सनली बीइंग अ सन ऑफ असम, इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ लाल and to show the beautiful enriching culture of Assam and the northeastern states. So it's been wonderful, and I hope that everybody loves the show and give a lot of blessings and love so that हम ऐसे ही मतलब आगे जाके काम कर सके. And at the end, obviously Dilip ji and everybody in the Kamal Ashri Films, thank you for bringing this whole wonderful team together. और हम आशा करते हैं कि सबको बहुत ही पसंद Next, I would like to request our very special guest, actor Arun sir, on stage. Arun sir, आपको तो बचपन से देखते हैं. दोस्तों, सबसे पहले तो इस छोटी सी प्यारी सी टीम को एक जबरदस्त ताली चाहिए। ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये जो स्टोरी है ये 1947 से पहले 44, 45 44, 45 की है। लोग समझते हैं कि जो आसाम है उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। नहीं, असम इज़ आवर हार्ट, इंडियाज़ हार्ट। मैं जब शो करने गया था वहाँ पे आसाम में, तो मुझे काफ़ी लोगों के साथ में रब्ता कायम करने का मौका मिला, और हर एक आदमी जो था एक्साइटेड था, और वो हर एक आदमी पूछता था कि हमारा आसाम कैसा लगा, हमारा गुवाहाटी कैसा लगा। जहाँ पे शो था वो हमको छू कर देखते थे कि ये इसी ऑर्बिट के लोग हैं। और इस जो सीरियल है इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये उन लोगों को क्रेडिट देता है जिनको इतिहास ने जगह नहीं बनाई जिनकी। और वो जो एक छोटी सी मुझे लिस्ट दादा ने दी है, ये एक एक नाम के ऊपर ज़रा ताली दीजिएगा। स्वर्ण लता है, उनका जिक्र इसमें है। वो शहीद ऐसी थी, साहित्यिक लोग थे जिनको ताली की ज़रूरत है, और उनको दोबारा याद किया है सोनकर जी के इस सीरियल में। और दूसरा है प्रभा देवी जी, ताली दीजिएगा। एक प्योली फुकान है, उनको ताली दीजिए, वो शहीद थे, साहित्यिक लोग थे। एक गोपीनाथ हैं, उनको ताली दीजिएगा। और विशुराम हैं, उनको ताली दीजिएगा। अब मैं ऐसी बातें तो कर रहा हूँ कि उस शहीद को ताली दीजिए, उस शहीद को ताली दीजिए, लेकिन जो मेरा रोल है, आप हैरान होंगे, जैसे जयचंद होता है गद्दार, गद्दार एकदम से काला गद्दार, और उसको बहादुर बनना है, बहादुर का खिताब उसको लेना है। उसका नाम है उत्पल शर्मा। मैं बहुत आफ्टर 25 इयर्स पहले हमने किया था डीडी का, एक बहुत ईमानदारी से किया था। जो काम ईमानदारी से किया जाता है उसको भगवान आशीर्वाद देता है। उसका नाम था अजनबी। आई डिड 100 एपिसोड्स, उसमें आई किल पीपल एंड आई प्लेड अ पाकिस्तानी। आई किल पीपल एंड आई सिंग ए सॉन्ग व्हाइल किलिंग। उसके बाद मुझे ये रोल, आई एम थैंकफुल टू, मुस्कुरा देगा यार, आई एम थैंकफुल टू दिलीप सोनकर जी, जिन्होंने मुझे 3-4 बार पहले ऐसे हुआ कि मुझे करना था इनका काम, मैं नहीं कर पाया मसरूफियत की वजह से। लेकिन दिलीप जी ने मुझको ये रोल दिया, और बाकायदा ही वॉज, उनका कंसेप्शन था, उनका कन्विक्शन था कि नहीं अरुण जी आप ये रोल कीजिए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क आई हैव डन इट। और इसमें बहुत लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली। इस सीरियल ने बेचारे दुख के कोख से निकला है, इतना अच्छा लिखा गया है। द जेंटलमैन हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज मिस्टर रंजीत। इन्होंने इतने अच्छे लाइंस लिखी हैं, वो लगता ही नहीं है कि किसी राइटर ने लिखा है, लगता है कि वो लाइंस मेरी हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है। इनकी ये रंजीत जी और इनके साथ में इनकी जो टीम थी, साहित्यिक टीम थी, जो राइटिंग डिपार्टमेंट था, दे हैव डन एक्सीडिंगली गुड जॉब।
और इस सब्जेक्ट को जो चूज करने का है वो सोनकर जी को है। ताली मिलती है सोनकर जी को और राइटर्स को। उसके बाद मैं याद करूंगा रफ़ी साहब प्लीज कुड यू प्लीज कम हियर, आ जाइए सर, शर्माइए मत सर, ताली चलती रहनी चाहिए। इनकी भी डेथ हो जाती है, मतलब ऐसे आदमी के पास कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल तन्हा। उसका जो उसके बाद फिर वो जो आध्यात्मिक उत्थान उसका होता है वो बात की बात है, नोबडी इज बॉदर्ड। लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया में जयचंद से बचिए। जो कैरेक्टर मैंने उत्पल शर्मा का किया है उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए, उसको आप डिसलाइक कीजिए, ताकि आने वाले जो गद्दार हैं उनको पता चले कि देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे ये रोल करने को मिला, और इन तकलीफ़ों के बीच में ये हेड्स ऑफ टू सोनकर जी। डिले डिले डिले, हफ्ता डिले, 2 हफ्ता, द गाय बिकेम बिल्कुल टोटो अस्थि पंजर, एकदम से पतला। वैसे भी पतले हैं और पतले हो गए, और हम कह रहे हैं कि सर आप यू टेक केयर टेक केयर टेक केयर। आज की डेट में इट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट आई टेल यू, वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग इट, ऑल आर सेलिब्रेटिंग। जो दुख तकलीफ झेली है आज सुख ही सुख है। आज हमारा ये निकलेगा और ये बनाएंगे सीरियल, और लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गरीब की थाली में अच्छी खासी सब्जी भी होगी, रोटी भी होगी। इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। यस, मुझसे भी तो नहीं आप बोल दीजिए सर। मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं दिलीप सोनकर जी का आभारी हूँ। इन्होंने इतना ब्लाइंडली मेरे ऊपर फेथ किया और ऐसा बढ़िया कैरेक्टर इन्होंने करने के लिए दिया। अब हमारे दिग्गज इतना सब कुछ इस के बारे में कह चुके हैं, तो हमारे शब्द तो उनके सामने कहीं कुछ ठहरते ही नहीं। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं की, पुनर्जन्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इसके बारे में, और हमेशा कोई ना कोई जिज्ञासा बनी रहती है कि पहले क्या था, अब कैसे हो गया। इतना कुछ वो एक्साइटमेंट बचपन में थी, आज तक अभी भी बनी हुई है। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे पता नहीं था, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि मैं उसी सब्जेक्ट पर उसी शो में काम कर रहा हूँ। और मैं दिलीप सोनकर साहब का इतना बड़ा आभारी हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता। इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, बस मेरी शक्ल देखी और मेरे को बोला यस यू आर डूइंग दिस, एंड आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा व्हाट सर, आप ये कर रहे हैं, आप जाइए मेकअप रूम में अपना कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कीजिए। अरे भाई कोई है, इनको अटेंड करो, ये कैरेक्टर कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था इतना जल्दी इतना कैसे विश्वास किया, एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और दिलीप साहब ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, इसका मतलब मैंने ठीक ही किया होगा। तो अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आभारी हूँ इनका। अब बार बार इतना कहकर भी ज़रा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात फिर रिपीट करूँगा कि ये सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड इवन आई वुड लाइक टू सी द होल थिंग, व्हाट हैपन्स, हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। इसकी जिज्ञासा पहले भी बनी रही है, और मुझे उम्मीद है कि आज भी आजकल की पीढ़ी में अभी भी बनी हुई है कि पुनर्जन्म क्या, इसके बाद क्या, या इससे पहले क्या था। ये जिज्ञासा एक बनी हुई है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो आई होप इट विल वर्क। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं ये स्टोरी में एक पॉजिटिव मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये मेरा दामाद है, बहुत प्यारा सा अच्छा सा मेरा दामाद है, जो हमेशा मेरी बेटी को खुश रखता है और आगे भी खुश रखेगा। और एक जो माँ होती है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, अपने बच्चों का हमेशा चिंता रहती है। और बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर मुझे प्ले करके। थैंक यू सो मच दिलीप जी, रंजीत जी, जिसने मुझे मेरे पर ट्रस्ट किया, और बहुत अच्छी स्टोरी है। को एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर, पूरी टीम, क्रिएटिव, पारस, ऑल थिंग, बहुत के सहयोग से बहुत अच्छा शो है। और बस अब जल्दी रिलीज़ हो जाए
और आप सब देखिए। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बस हो रहा है, that is definite। जल्दी से रिलीज, बस हम वेट कर रहे हैं कि ये शो रिलीज हो और सब देखिएगा ज़रूर। लाल रेखा, थैंक यू सो मच। अंशुमा है, ये गुवाहाटी से है। तो इनको आइए ना, आइए प्लीज, आइए ना, यहाँ आइए, यहाँ आइए आप। बैठिए बैठिए। पारस तुम बहुत जिक्र हो रही है मेरी। चलिए आप दोनों से जी बोलिए, क्या कहते हैं? कोई भी बताइए। ओके मैं हालांकि ये शो की क्रिएटिव हेड हूँ, लेकिन स्पॉट से लेकर एक्टिंग तक हर एक चीज़ करना पड़ा। फैमिली जैसे सबको संभालना पड़ा। अभी अच्छा लग रहा है, सबके मुंह पे मेरा नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग से, जब से स्टोरी लिखा जा रहा था तभी से। मैं असम से हूँ, इसीलिए हर एक कैरेक्टर का नाम से लेकर, कास्ट से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ा। बहुत रिसर्च किया हम लोगों ने। मुझे भी मेरे जगह के बारे में बहुत कम पता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता चला। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, सब लोग ने मिलजुल के बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग ने ये शो किया है। होपफुली आप सब लोग को बहुत अच्छा लगे। और थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू रंजीत सर, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच सर। और एक्चुअली सबसे पहले तो मैं दिलीप सर को ही थैंक्स बोलना चाहूँगी। सर ने मुझे जिस रोल के लिए एक्चुअली सिलेक्ट किया था, तो मेरा कुछ डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से मैं रिप्लेस हो गई। एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये रोल मिला, क्रांतिकारी बहन, जो लाल की मुँह बोली बहन है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बस मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बस आप लोग देखिए, बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।